अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ मुग़ीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल ज़ेब की कलम से तहरीर करदा नावल लाफ़ानी इश्क की एपिसोड 26। इस किस्त को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलें तो पढ़ना शुरू करते हैं। महरू, महरू कहाँ हो यार? इंतहाई हड़बड़ी वाले अंदाज में महरमा के कमरे में आए वो ऊंची ऊंची से पुकारने लगी, जो उसकी इस कदर हड़बड़ी पर वॉशरूम में से निकलकर बाहर आई। क्या हो गया ज़ूबी, तुम तो ऐसे हाफ रही हो जैसे खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ गई हो। जंग को छोड़ो, तुम्हें पता है नीचे कौन आया है? एक हाथ अपने सीने पर रखकर सांस बहाल करती वो इस कदर हैरत ज़दा लहजे में बोली कि महरमा मशकूक हुई। कौन आया है? यार दामीर अंकल। क्या? हाँ अंकल आए हैं, और उनके साथ दुआ, अनूशा, जुहान और अरशान सर भी। अगर उनकी अचानक आमद पर हैरान ज़ूबिया हुई थी तो शौक महरमा को भी लगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब यहाँ क्यों आए हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो ना हो मुझे शक पड़ता है कि वो सब लोग यहाँ कहीं फैज़ान का रिश्ता तो नहीं लेकर आए। किसके लिए? उसकी बात को समझे बगैर वो कड़वा सा मुंह बनाकर ना समझी से बोली कि उसकी ना समझी पर ज़ूबिया ने कस के थप्पड़ उसके बाजू पर मारा। तुम्हारा पागल, और किसका? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? भला वो मेरे लिए फैज़ान का रिश्ता क्यों लाएंगे? उसकी बात पर फौरन इनकार करते हुए वो 2 कदम दूर हटकर हैरानगी से बोली, जबकि कहीं ना मैं ये बात सोचकर दिल में गुदगुदी ज़रूर हुई थी। लो, यही एक वजह हो सकती है, और भला वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? अपना दिमाग ना थोड़ा कम चलाओ और चलो देखते हैं जाकर आखिर वजह क्या है। उसको झाड़ पिलाए वो अपना दुपट्टा बेड से पकड़कर कंधे पर ओढ़ती कमरे से बाहर निकली कि ज़ूबिया भी नाक मुंह चढ़ाती उसके पीछे ही निकली। वो दोनों आगे पीछे ड्राइंग रूम में आई तो वो सभी बातें करने में मसरूफ़ थे, जिस पर महरमा पहले दामिर सुल्तान और फिर सबको सलाम करके अनूशा के साथ ही बैठी और आंखों के इशारे से जुहान से पूछना चाहा कि माजरा क्या है, जिसका जवाब उसने भी आंखों से ही सबर का दिया। नवीद साहब, अब जब महरमा बेटी और ज़ूबिया बेटी भी यहाँ आ गई हैं तो मैं चाहता हूँ कि जिस बात के लिए आज हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं उस बात का आगाज़ किया जाए। उन दोनों के आने के थोड़ी देर बाद ही दामिर सुल्तान ने बुलंद आवाज़ में नवीद साहब को मुखातिब किया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें बोलने की इजाज़त दी। जी जी सुल्तान साहब, आप कहें। मैं यहाँ आपके पास अपने बेटे फैज़ान के लिए आपकी बेटी ज़ूबिया के रिश्ते के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। निहायत पुरखुलूस लहजे में उन्होंने अपनी बात उन सबके सामने रखी, जिस पर सभी को एकदम शौक लगा। वहाँ से बुशरा बेगम और नवीद साहब थे, जो अभी भी बिल्कुल पुरसकून थे, मगर उनके बरक्स महरमा की जगह ज़ूबिया के नाम पर जुहान, दुआ, अनुशा, अरशान, महरमा, यहाँ तक कि ज़ूबिया खुद भी काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि उन सबके मुताबिक ये रिश्ता महरमा के लिए होना चाहिए था, बल्कि वो सभी इसी उम्मीद पर आए थे। मगर अब दामिर सुल्तान की बात पर जैसे हैरत ज़दा हुए। एक मिनट बाबा, आपको शायद गलती हुई है। हम सब यहाँ ज़ूबिया नहीं बल्कि महरमा के लिए आए हैं। जुहान ने बाकायदा दामिर सुल्तान को बोलकर जैसे उन्हें बताना चाहा कि वो गलत बोल गए हैं। गलती मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हुई है, क्योंकि फैज़ान ने मुझे ज़ूबिया का रिश्ता मांगने को ही कहा था। दामिर सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी गलतफहमी दूर की, जो यकदम महरमा की तरफ देखने लगा, जो हैरान और शाक सी नज़रों से झुकाकर बैठी थी। भले ही महरमा ने बाकायदा खुद बोलकर उन सबको तो नहीं बताया था, मगर वो सभी कहीं ना कहीं उसकी पसंदीदगी के बारे में जानते थे, और यही वजह थी कि अब अचानक बाजी पलटने पर वो सभी हैरान हुए। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि अरशान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खामोश रहने का कहा, जो अनुषा की तरफ देखते खामोश हो गया। मुझे खुशी है सुल्तान साहब कि आपने हमें इस काबिल समझा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ वक्त चाहूँगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। बड़ी ही रसानियत के साथ नवीद साहब ने सोचने का वक्त मांगा, क्योंकि मामला उनकी बेटी का था। वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते थे। अरे क्यों नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आप जितना चाहें वक्त ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस सोच समझ कर जवाब हाँ में होना चाहिए। मैं बच्चों की शादी में ज़्यादा ताख़ीर नहीं करना चाहता। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आपको जवाब मिल जाएगा। मसरूफ़ तो नहीं बात कर सकते हैं? फ़िलहाल अपने कमरे में जाने के बजाय अरशान फैज़ान के पास ही चला आया था, क्योंकि आज जो हुआ था उस पर वो खुद भी काफ़ी शॉक था। इसलिए खुद ही उससे बात करने चला आया, जो सोफ़े पर बैठा कॉफ़ी पीते हुए अपने केस के बारे में कुछ एविडेंस ढूंढ रहा था। आओ ना, बैठो। सर के इशारे से हाँ बोल उसने उसे बैठने का कहा और फाइल बंद करके साइड पर रखी कि अरशान भी उसके साथ ही आकर बैठ गया। बोलो, क्या बात है? तुम तो जानते हो कि आज हम तुम्हारा रिश्ता लेकर नवीद अंकल के पास गए थे। निहायत जांचती निगाहों के साथ उसने जैसे कुछ नोट करना चाहा, मगर उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उन्होंने वक्त मांगा है। हम रिश्ता ज़ूबिया के लिए लेकर गए थे। उसके पुरसुकून जवाब पर वो अब की बार बाकायदा नाम लेकर बोला, मगर इस बार भी उसके तासुरात नॉर्मल ही रहे। हाँ जानता हूँ, मैंने भी बाबा जान से कहा था। कंधों को लापरवाही से झटके वो अपनी कॉफ़ी का सिप लेने लगा। तुम ज़ूबिया से शादी करना चाहते हो? जाहिर सी बात है यार, रिश्ता शादी के लिए ही भेजूंगा ना। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? अब की बार उसकी बात पर उसने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और हल्का सा मुस्कुराकर सर ना में हिलाए जानना चाहा कि वो क्यों एक ही सवाल तीसरी बार घुमाकर पूछ रहा है।
नहीं, बस वैसे ही। मतलब कभी इस बारे में तुमने बात नहीं की ना, तो अब यूँ अचानक, वो भी शादी का कहने पर, मैं थोड़ा हैरान था। हल्का सा मुस्कुराकर बात टालते हुए उसने बात घुमाई कि कहीं उसे शक ना हो। अचानक नहीं, ज़ूबिया अच्छी लड़की है। 3 बार हम मिल भी चुके हैं, तो बस मुझे वो अच्छी लगी। तो सोचा बात टालने की बजाय सीधा बात बढ़ाई जाए। और वैसे भी बाबा जान कई बार मुझसे शादी का ज़िक्र कर चुके थे, तो मैंने भी उन्हें ज़ूबिया के बारे में कह दिया। और वो आज रिश्ता लेकर पहुँच भी गए। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसको सारी बात बताई। आखिर पर दामिर सुल्तान की जल्दबाजी पर वो हँसा। वो तो ठीक है, मगर तुमने ज़ूबिया को ही नोट क्यों किया? मतलब मेहरमा भी तो है, उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा? उसकी बात पर हामी भर काफ़ी सोचते हुए अरशान ने मेहरमा के बारे में भी पूछ ही लिया, जिस पर फैज़ान एक पल को चौंका। मेहरमा अच्छी है, वो भी, पर थोड़ी शरारती टाइप है, मतलब काफ़ी बोलने वाली और हर वक्त अपनी मस्ती में गुम रहने वाली, शौक सी। लेकिन ज़ूबिया थोड़ी अलग है, खामोश और कमगो, बिल्कुल मेरे जैसी। इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। बुरी मेहरमा भी नहीं, मगर मेरे ख्याल में ज़ूबिया के साथ मेरी ज़्यादा बन सकती है, सो मुझे यही बेहतर लगा। बाकी और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं सोचा। उन दोनों के बारे में अपने ख़यालात बताते हुए आखिर में उसने ज़ूबिया के हक़ में ही ख़िताम किया, जिस पर अरशान उसकी बात कई हद तक समझते हुए सर हिला गया। चलो अच्छी बात है, ज़ूबिया अच्छी लड़की है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी। मेरे ख़्याल में तुम्हारा फ़ैसला गलत नहीं होगा। अब की बार वो भी पुरसुकून हुए। उसके फ़ैसले पर रज़ामंद हुआ, जिस पर फैज़ान मुस्कुराकर अपनी बाकी की कॉफ़ी ख़त्म करने लगा। उसकी बातों से अरशान को ये आइडिया तो हो गया था कि उसे ज़ूबिया से मोहब्बत नहीं है, बस वो उसे पसंदीदगी की वजह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है। ज़ूबी बेटा, जवाब दें, आपकी क्या मर्ज़ी है? वो चारों इस वक्त लाउंज में बैठे थे जब नबीस साहब ने बुशरा बेगम से सलाह करते हुए ज़ूबिया की राय मांगी, मगर जवाब के बजाय उल्टा उनके पूछने पर वो परेशान सी मेहरमा को देखने लगी, जो खुद भी हल्की सी चुप के साथ उसके साथ ही बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था जिस पर ज़ूबिया कुछ कह पाती। बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। काफ़ी देर कशमकश का शिकार हुए आखिरकार वो उंगलियां मरोड़ते हुए इनकार ही कर गई, जिस पर बुशरा बेगम और नबीस साहब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि मेहरमा ने ज़ूबिया के चेहरे की तरफ। लेकिन क्यों ज़ूबी, तुम्हारे इस इनकार की वजह क्या है? बुशरा बेगम के सवाल पर वो मज़ीद उलझी, जिस पर नवीस साहब उसकी उलझन पर पड़ उठे और उसके साथ बैठकर उसके सर पर हाथ रखा। देखो बेटा, हम आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। आपका जो भी फैसला है हमें मंजूर होगा, लेकिन फिर भी बेटा, हम दोनों आपके इनकार की वजह जानना चाहते हैं, ताकि इनकार करते वक्त हम उन्हें कोई माकूल वजह बता सकें। पुरशफीक लहजे में उन्होंने उसका माथा थपथपाते हुए पूछा, मगर वो अजीब कशमकश का शिकार हुई कि मरे क्या ना करे। बाबा, वो वजह क्या होनी है बाबा? उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो उसकी पढ़ाई। इसे सिर्फ ये डर है कि कहीं शादी की वजह से इसकी पढ़ाई ना रुक जाए, इसलिए इनकार कर रही है, और कोई वजह नहीं है बाबा, है ना ज़ूबी? अभी वो कुछ कहती कि इससे पहले ही मेहमान ने उसके हाथों पर हाथ रखकर चुप करवाते हुए अपनी बात कही, जिस पर ज़ूबिया परेशानी से उसको देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि वो क्या करना चाहती है। मुझे पता है तुम इनकार इसीलिए कर रही हो, मगर पागल देखो ना, दुआ और अनुषा भी तो स्टडी कर रही हैं, तो मुझे यकीन है तुम्हारी स्टडी भी नहीं रोकेंगे। इसलिए बाबा जान, आप मेरी बात माने तो दामिर अंकल को कॉल करके हाँ कर दें, क्योंकि मुझे यकीन है फैज़ान से अच्छा लड़का हमारी ज़ूबी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नॉर्मल और हशाश बशाश लहजे में वो अपनी ही धुन में पहले ज़ूबिया और फिर नवीद साहब से बोली, जिस पर वो दोनों मियाँ बीवी उसके इनकार की वजह पर मुस्कुराए, जबकि ज़ूबिया काफ़ी हैरान हुई उसके नॉर्मल अंदाज पर। अगर यही बात है तो ठीक है, मैं दामिर सुल्तान को कल फ़ोन करके हाँ कर दूंगा। नवीद साहब ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उन तीनों को कहा, जिसकी बात पर सर हिला गई, जबकि ज़ूबिया ने कुछ कहना चाहा, मगर मेहरमा ने उसे कुछ कहने का मौका। ये सब क्या था मेहरू? क्या? उसके कमरे में आए वो इंतहाई गुस्से से पूछने लगी, जबकि वो कंधे उचकाकर बिल्कुल अनजान बनी। क्या मतलब क्या? तुमने नीचे मुझे क्यों रोका? उसके अनजान बनने पर अब उसे सच में गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे यही बेहतर लगा। लापरवाही से बोलती वो जाकर बेड पर बैठ गई, जबकि ज़ूबिया उसके लापरवाह अंदाज पर मज़ीद चिढ़ते हुए उसके सर पर पहुंची। तुम पागल तो नहीं हो गई मेहरू? मैं भला ये शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती ये शादी? मसला क्या है? क्योंकि तुम फैज़ान को पसंद करती हो। इंतहाई गुस्से से वो एकदम ऊंची आवाज़ में चिढ़ते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर मेहरमा इस्तेहज़ाइया हंसी। कम ऑन ज़ूबी, मैं फैज़ान को पसंद करती हूँ, ये ख्याल तुम सभी का है, मेरा नहीं। इनफैक्ट मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उसकी यूँ तंज़ियाँ हंसने और बात पर ज़ूबिया एक पल को चौंकी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? सच ही तो कहा। खुद सोचो, या कभी तुमने या अनुषा दुआ जुहान ने मेरे मुंह से फैज़ान के लिए कुछ ऐसा सुना हो कि जिससे लगे मैं उन्हें पसंद करती हूँ? नहीं ना। बल्कि उल्टा ये तुम सब लोग हो जो मुझे फोर्स करते हो कि मैं कबूल करूँ कि मुझे वो पसंद है, हालांकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। उसको उसकी ही बातों में उलझाए वो साफ मुकरी कि ज़ूबिया को लगा जैसे वो सच कह रही हो, क्योंकि वो सब ही उसे तंग करते थे। वो तो हर बार उनके तंग करने पर चिढ़ जाती थी। जो भी है मेरू, तुम ना भी कहो तब भी मैं जानती हूँ कि तुम फैज़ान को पसंद करती हो। उलझने के बावजूद उसने जैसे झुठलाना चाहा।
कम ऑन ज़ूबी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अगर वो मुझे पसंद होते ना तो ये बात तुम सबको नहीं बल्कि मुझे खुद को कहनी चाहिए थी। इसलिए इस बात को ज़हन में रखकर इनकार करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। हाँ, माना कि उनकी फ़ैमिली की वजह से मुझे उनसे थोड़ी बहुत हमदर्दी हो गई थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई या वो मुझे पसंद आ गए। इसलिए प्लीज़ बार-बार ये बात करना बंद कर दो। और वैसे मैं किसी भी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करने वाली जिसका इंतखाब कोई और हो। बड़ी ही चालाकी के साथ उसको अपनी बातों में उलझाकर समझाते हुए उसे दोबारा इनकार जिस पर इस बार ज़ुबिया चुप रही। लेकिन लेकिन छोड़ दो यार अब। और सोचना है ना तो अपनी फ्यूचर का सोचो, क्योंकि जिसकी मोहब्बत में तुम मुझे आज मुब्तला करना चाह रही हो ना, अनकरीब उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसलिए मेरी बजाय खुद उनके बारे में सोचो। उसकी बात को बीच में काट कर इस बार वो कुछ हल्के-फुल्के लहजे में शरारत से बोली, जिस पर ज़ुबिया हल्का-सा मुस्कुराई मगर बोली कुछ नहीं। अच्छा अब उठो और अपने कमरे में जाओ, मुझे भी आराम करना है, बहुत देर हो गई है। जाकर सो जाओ, चलो उठो। जानबूझकर एक लंबी सी उबासी लेते हुए उसने उसे जाने का कहा, जो कुछ देर उसको देखने के बाद उठ गई। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना और लाइट्स भी। मज़ीद उसको कहती वो कंबल सर तक ओढ़ कर लेट गई, जबकि वो परेशान सी लाइट्स और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। जिसके जाने के बाद वो फ़ौरन अपना कंबल हटाकर गहरा सांस भरकर बैठी। ये सब कुछ उसके लिए काफ़ी शॉकिंग और हैरानकुन था। भले ही वो ज़ूबिया के सामने बहुत लापरवाह बन रही थी, मगर अंदर से कहीं न कहीं एक कसक ज़रूर उठी थी। अपनी बजाय उसका रिश्ता आने पर उसके ज़हन में वो सभी लम्हात गर्दिश कर रहे थे, जिनमें जितनी बार उसकी और फैज़ान की मुलाकात हुई, पहली बार उसका हाथ की मेहंदी पर टकराना, दूसरी बार माफ़ी माँगना, तीसरी बार यूनी से वापसी पर मिलना, चौथी बार दुआ के घर मिलना और पाँचवीं बार न्यू नाइट को याद करके उसके ज़हन में वो लम्हा भी गुज़रा, जब वो ज़ूबिया के साथ मुस्कुराकर पटाखे और फुलझड़ियाँ जला रहा था। तब उसको थोड़ा अजीब तो लगा, मगर इग्नोर कर गई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा। बेशक उसकी और फैज़ान की आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई और ना ही वो आपस में इतना मिले थे कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती, मगर जो भी था, उसका वो नज़रें झुकाकर माफ़ी मांगना और शर्मिंदा अंदाज, वो भुलाई भी महरमा की यादों से भूल नहीं पाता था। और यही एक वजह थी कि वो कहीं ना कहीं उसको सोचने लगी थी, मगर अपनी सोच पर वो इस बात को फरामोश कैसे कर देती कि उस शख्स का इंतखाब वो नहीं, उसकी बहन थी। नॉट फेयर नोश, मेरे होते हुए आपका यूं कहीं और खोए रहना अच्छी बात तो नहीं। वो उन दोनों फ़िलहाल कमरे में जाने के बजाय टेरेस पर मौजूद थे, जबकि उसकी सोच का तसलसल अपनी बजाय कहीं नोट कर वो ऊँची आवाज़ में शिकवा करते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं। उसके शिकवे पर शर्मिंदा हुए वो फ़ौरन उसकी तरफ देखकर बोली, जो उसकी फ़ौरन वज़ाहत में मुस्कुराया। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं तो फिर आप क्या सोच रही थी? मैं तो ज़ूबी और महरू के बारे में सोच रही थी। अपने बालों की लट को कान के पीछे उड़सती वो उन दोनों के ज़िक्र पर कुछ परेशान हुई, जबकि वो उसकी हसीन अदा पर मुस्कुराता खुद भी संजीदा हुआ। परेशान और हैरान तो मैं भी था, मगर जब अरशान भाई ने फैज़ान भाई से बात की और मुझे बताया तो मैं चुप हो गया, क्योंकि जो भी इस सब में हम फैज़ान भाई की खुशी को नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। चाहे वो ज़ूबिया को पसंद नहीं करते मगर खुश तो हैं, और पहली बार उन्होंने अपने लिए किसी लड़की का इंतखाब खुद किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बेवजह होगा। अरशान की बताई गई बात पर वो कुछ रिलैक्स हुआ, जिसके बाद वो सिर्फ अपने भाई की साइड ही ले रहा था, जो कि अनुषा को भी ठीक लगी, लेकिन बुरा मेहरमा के लिए भी लग रहा था। खैर जो भी है, अल्लाह बेहतर करे बस। वो सरसरी सा बोलती सिर्फ अल्लाह से बेहतरी की दुआ ही कर सकी, जिस पर आमीन ज़ुहान ने भी कहा। खैर ये छोड़ें और मेरी बात सुने। कल शाम को तैयार रहिएगा, हम दोनों बाहर डिनर पर जाएंगे। बात बदलते हुए उसने उसे कल का प्लान बताया, जो बाहर डिनर के नाम पर मुंह बना गई। इसकी क्या ज़रूरत है, हम सबके साथ डिनर कर लेंगे। लें, इसमें ज़रूरत का क्या लिंक, बस मुझे मेरी बीवी के साथ डिनर करना है तो बस करना है। और वैसे भी मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना जब तक आपकी छुट्टियाँ हैं तब तक हम दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। वो जो डिनर पर मुंह बना गई थी, हनीमून के जिक्र पर हैरान हुई। हनीमून? जी हनीमून। आप बताएं आपको कौन सी जगह पसंद है, हम वहीं चलेंगे। एक्साइटमेंट में उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़े वो उससे पूछने लगा, जो ये सोचने लगी कि ऐसी कौन सी जगह पसंद है, मगर अफसोस के बेहद सोचने के बावजूद कोई जगह जहन में ना आई, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ सोचने की जहमत की ही नहीं थी। मुझे तो नहीं पता, आप खुद सोच लें। उसके इस कदर मासूमियत से मुंह लटकाकर बोलने पर जुहान दिल खोलकर हंसा। ओह कितनी क्यूट लगती हैं नौश आप ऐसे। ओह को लंबा सा खींच उसने यूं उसके दोनों गालों को खींचा जैसे वह छोटी बच्ची हो। सुहान, अच्छा अच्छा सॉरी, चलें कोई नहीं, मैं खुद सोच लूँगा। आज वो काफ़ी दिन बाद सर्जरी रूम में खड़ी कोई सर्जरी करने वाली थी, मगर अपनी तबीयत की वजह से आज पहली बार उसका दिल खून को देख और उसकी स्मेल पर मतलाया, जिस पर वो उबकाई आने पर सर्जरी के दौरान मुंह पर हाथ रख गई। आर यू ओके डॉक्टर? उसके साथ खड़ी हेल्पर ने फिर कर मंदी से पूछा, जिस पर वो 2-3 गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करके सर हाँ में हिला गई और बड़ी मुश्किल के साथ सर्जरी मुकम्मल करने लगी, जिसको मुकम्मल करके वो फ़ौरन नर्स को स्टिचेस लगाने का बोल सर्जरी रूम से बाहर निकल और तकरीबन भागते हुए लेडीज़ वॉशरूम में गई, जबकि उसको यूँ भागते देख फारिस जो राउंड लगा रहा था खुद भी उसके पीछे बाहर ही खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा।
जो 5 मिनट बाद चेहरा साफ करती लंबे लंबे सांस लेती हुई बाहर आई। उर्वा, ठीक हो तुम? कंधों से थाम कर उसको सहारा देते हुए फारिस ने पास मौजूद चेयर पर बिठाया और खुद उसके सामने नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। हाँ, परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। बस वो ब्लड को देखकर दिल ख़राब हो गया था और कुछ नहीं। हाथ के इशारे से उसने उसे बेफिक्र करना चाहा, जो उसकी हालत के पेश नज़र मुस्कुराया। आई थिंक तुम्हें कुछ माह तक सर्जरी नहीं करनी चाहिए। उसकी बात पर वो गहरा सांस भरकर रह गई। देखते हैं। खैर तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब। आर यू श्योर? श्योर। हल्का सा मुस्कुराकर उसने उसे यकीन दिलाया, जो मुस्कुराकर उठा और अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने चला गया, जबकि वो अपने पेट पर हाथ रख सर कुर्सी के बैक से टिका गई। आज ऑफिस की बजाय वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद था। इस बार उसे एक प्लाजा तैयार करने का प्रोजेक्ट मिला था, जो तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गया था। अब उसकी सिर्फ ऊपरी एक मंजिल तैयार होना बाकी थी, जो 2-3 हफ्तों में मुकम्मल हो जाती। कभी वो खड़ा प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को देखता मजदूरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो कभी खुद उनके साथ मिलकर काम करता। उसके कपड़े और हुलिया इस वक्त बिल्कुल मजदूरों की तरह ही बना हुआ था। सर पर सेफ्टी हेलमेट कोहनियों तक फोल्ड हुए, कफलिंग्स शर्ट पैंट के अंदर होने की बजाय बाहर थी, जबकि ऊपरी 2 बटन्स इस वक्त बंद थे। लेकिन जब भी वो आयरा को लेने जाता तब जानबूझकर खोल देता था, ताकि उसके करीब होकर बंद कर सके। नवीद साहब का फ़ोन आया था सुबह मुझे। वो सभी बैठे एक साथ डिनर के बाद चाय पी रहे थे, जबकि जुहान अपनी बात के मुताबिक अनुषा के साथ बाहर डिनर पर गया हुआ था। क्या कहा उन्होंने? चाय का सिप भरते हुए सवाल हाथ ने किया, जबकि उनकी बात पर सभी मुतवज्जे हुए और फैज़ान की तो सारी हिस्सें मुतवज्जे हुईं। उन्होंने फैज़ान के हक़ में फ़ैसला किया है, और चूंकि वो लोग अगले माह उम्रा पर जाने वाले हैं, तो मैंने और नवीद साहब ने सोचा है कि क्यों ना उनके जाने से पहले ही शादी की कोई डेट फ़िक्स कर दी जाए। इसलिए अब तुम सब बताओ कि कौन सी डेट फ़िक्स की जाए। फैज़ान की तरफ इशारा करके उन्होंने सारी बात कही और फिर इन सभी की राय मांगी, जिस पर फैज़ान नामहसूस अंदाज में मुस्कुराया, जबकि बाकी सोचने लगे कि क्या डेट फ़िक्स की जाए। कब की फ़्लाइट है उनकी? अब की बार सवाल अरशान ने पूछा। मेरे ख्याल में 20 अप्रैल, और आज 10 फरवरी है, तो मेरे ख्याल में अप्रैल के शुरू में कोई दिन रख लेते हैं। इससे थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा और लेट भी नहीं होगा। दामिर सुल्तान के जवाब पर सोचते हुए अरमान ने जवाब दिया, जो सभी को ठीक लगा। ये बेहतर रहेगा। हाद ने भी उसकी हामी भरी। चलो फिर ठीक है, अप्रैल की 5, 6, 7 की डेट फिक्स करते हैं। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं फैज़ान? नहीं, एतराज़ नहीं, लेकिन 5 की जगह 6, 7 और 8 की डेट फिक्स कर दें, क्योंकि 5 को मेरा ट्रायल है। अपने ट्रायल का सोचते हुए उसने दिन बढ़ाया। चलो ठीक है, फिर यही डेट फिक्स करते हैं। मैं नवीद साहब को भी फ़ोन करके बता दूंगा। जी ठीक है बाबा। शादी की बात वो सभी कर रहे थे, मगर शादी के जिक्र पर खुशी के लड्डू नाज के दिल में फूट रहे थे, जिसका असर उसकी मुस्कुराहट से सभी बखूबी देख पा रहे थे। मगर उन सब में उकताई और चुपचाप से सिर्फ आयरा बैठी थी, जिसकी उकताहट कोई और न सही मगर वो कमरे में आकर वो न जाने क्या करने की कोशिश कर रही थी। कभी ड्रेसिंग पर चीज़ें गुस्से से बिखेरती, तो कभी सही करके रखती, या कभी उठकर उसकी फाइल्स को टेबल पर पटकती, तो कभी अलमारी खोलकर गुस्से से बंद कर देती। उसकी ये सारी हरकतें वो कब से बैठा खामोशी के साथ नोट कर रहा था, मगर बोला कुछ नहीं, क्योंकि फ़िलहाल उसे एक ईमेल सेंड करना था। इसलिए पहले वो टाइप करके सेंड करने लगा, और 5 मिनट के बाद फ्री हुआ तो वो अब बेड पर बैठी गुस्से से मुंह फुलाकर पाँव झला रही थी। लैपटॉप बंद करके साइड पर रख वो उठा और उसके साथ ही आकर खामोशी से बैठ गया, मगर वो उसके साथ बैठने पर गुस्से से थोड़ा दूर खिसकती मुंह फुला गई। उसके खिसकने पर वो भी खिसका कि वो दोबारा खिसकती। उसने इसकी कोशिश नाकाम बनाई और खामोशी से अपने गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगा, जिस पर पहले तो वो गुस्से से मज़ाहमत करने लगी, मगर फिर जैसे जैसे उसकी पीठ सहला रहा था, वैसे वैसे मज़ाहमत दम तोड़ती सुकून में बदली। सियाने कहते हैं, जब बीबी बिला वजह गुस्सा दिखाए और आप नाराज़ होने लगें, तो समझ जाएं कि वो उदास है या खफा है। तो बताएं, हाद सुल्तान की आंखों का नूर किस बिना पर उदास और खफा है? मोहब्बत से बोलते हुए उसने उसे अपने सामने करके बड़े ही प्यार से पूछा, जबकि उसके पूछने की देर थी कि उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। आप जानते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है? बच्चों की तरह मुंह बनाकर आंसू बहाए वो उसका दिल बेचैन कर गई थी। आप बताएंगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? हाथ में सर्जरीज नहीं कर पा रही। आपको पता है, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेडिसिन की स्मेल से मेरा दिल ख़राब होने लगता है, और सर्जरी के दौरान ब्लड देखकर बाकायदा मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। इस कदर मासूमियत के साथ सूसू करती वो उसको अपनी आप बीती बता रही थी कि उसके आंसुओं से बेचैन होने के बावजूद उसे हंसी आई, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। तो आप कुछ दिन सर्जरीज मत करें। उसके आंसुओं को अंगूठे से साफ कर उसने जिसे हल बताया। वाह, मतलब सर्जन होकर मैं सर्जरीज ही ना करूं, हद है। गुस्से से उसका हाथ झटक वो दोनों बाजू पेट पर बांध कर बैठ गई। यहाँ देखें। उसके चेहरे पर हाथ रख उसने उसकी अपनी तरफ देखने का कहा, जो खफा होती उसकी आंखों में देखने लगी, जिन आंखों का नूर वो थी। ये पहली और आखिरी बार है। इसके बाद मैं आपको दोबारा इस परेशानी से गुजरने का मौका नहीं दूंगा। उसकी प्यार से कही गई बात का मतलब समझ उसके तासुरात बदले। मेरा वो मतलब नहीं था हाथ। धड़कते दिल के साथ उसने फौरन उसे समझाना चाहा, जो उसकी वजाहत पर हल्का सा मुस्कुराया।
मैं जानता हूँ नूर-ए-हाद, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं चाहता कि आपके लिए दोबारा मुश्किल हो। मेरी ज़िंदगी में आप अहम थीं, खुदा ने मुझे आपसे नवाज़ दिया और अब आपके बाद मेरे लिए हमारी बेटी अहम है। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द वो भी हमारे साथ होगी, जिसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। और अगर इरहा नहीं हुई तो मेरे लिए आप हैं ना, आपसे ज़्यादा अहम और कुछ नहीं। बड़ी ही मोहब्बत से जवाब देता वो उसे बता गया था कि वो इरादा कर चुका है, मतलब इसके बाद अगर वो चाहेगी भी तो भी वो इसकी बात नहीं सुनेगा। बड़ी देर से वो उसे यूं ही सीने से लगाए सुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर आज वो सोने की बजाय न जाने क्या सोचती उसकी शर्ट के बटन्स के साथ खेल रही थी। मान, जी मान की जान। उसकी मीठी सी पुकार पर वो फ़ौरन मोहब्बत से लबरेज लहजे में जवाब देते हुए बोला, हम आपकी बीवी हैं ना? वो न जाने क्या सोचती उससे पूछ रही थी जो उसके सवाल पर चौंका। जी, और आप हमसे प्यार भी करते हैं? उसके दूसरे सवाल पर वो मुस्कुराया। दिल चाहा कि उसे बताए कि वो उससे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और इश्क तीनों करता है। आपको कोई शक है? उसके बालों में प्यार से उंगलियां चलाए जवाब के बजाय उल्टा सवाल किया गया। नहीं। मासूमियत से आंखें पटपटाई वो फौरन ना कर गई। तो फिर क्यों पूछ रही हैं ये सब? वो आपने कभी हमें प्रपोज नहीं किया ना, इसलिए। उसकी मासूमियत से दिए जवाब पर वो ठिठका। मतलब वो चाहती थी वो उसे प्रपोज करे। उसकी ये सोच ज़रूर नॉवल पढ़कर ही आई होगी, उसे यकीन था। लगता है आपके नॉवल में हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया है। इस बार बोलते हुए उसने उसका सर तकिए पर रखा और खुद उसके ऊपर आया, जबकि उसके सही तवक्को पर उसकी आंखें एकदम चमकी। आपको कैसे पता? उसकी पुरजोशी पर अपना अंदाज़ा सही होने पर वो सर झटक कर मुस्कुराया। ये छोड़ें, आप बताएं, आप चाहती हैं मैं आपको प्रपोज करूं? उसके पूछने पर वो फौरन ज़ोर ज़ोर से गर्दन हाँ में हिला गई। अच्छा तो बता दें कि मान अपनी नाज को कैसे प्रपोज करे। हम जैसे बोलेंगे आप हमें वैसे ही प्रपोज करेंगे? वो बच्चों की तरह खुशी आंखों में समोए उसके गाल पर हाथ रखकर पूछने लगी। बिल्कुल जैसे मान की नाज चाहेगी, मान बिल्कुल वैसा ही करेगा। अच्छा तो फिर हम आपको सब बताते हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले आप हमारे लिए एक प्यारी सी जगह बुक करें और उसे बहुत प्यारा सा बलून्स और गुलाब के फूलों के साथ डेकोरेट करें। जब हम चलकर वहाँ जाएं तो ज़मीन पर दूर तक गुलाब के फूलों का रास्ता बना हो, हमारे चारों तरफ खूबसूरत लाइटिंग हो और उस सब में आप रोमांटिक हीरोज़ की तरह घुटनों के बल बैठकर हाथ में अंगूठी पकड़े हमें प्रपोज करें। अपनी उंगली पर एक-एक करके वो उसको सब बता रही थी कि वो कैसे उसका प्रपोज करें, जबकि वो उसके बालों को सहलाता मोहब्बत भरी निगाहों से सब सुन रहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रपोज शादी से पहले किया जाता है, जबकि आप तो मेरी बीवी हैं? उसकी बात पर वो उंगली दांतों में दबाए सोचने लगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप ना घुटनों के बल बैठकर हमें डांस के लिए प्रपोज कर लीजिएगा, ठीक है? मिनटों में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते उसने हल तलाशा, जिस पर अरमान दिलकशी से मुस्कुराया। आपको पता है मान, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अपना हाथ उसकी गाल पर रख आज पहली बार उसने उसकी तारीफ की, जो खासा हैरान हुआ। मान की मुस्कुराहट की वजह आप है ना, इसलिए ये खूबसूरत है। प्यार से उसको जवाब देता वो उसके होंठों पर झुका, जो दोनों हाथ उसकी गाल पर रख आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस करने लगी, जिसको महसूस करते अब उसके दिल को सुकून पहुंचता था। अब वो जब चाहे उसे किस कर लेता था और उसके इतने से लम्स की आदी भी हो चुकी थी, इसलिए अब बेहोश होने के बजाय उसे महसूस करती थी। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पसीर होती है एपिसोड 26। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली एपिसोड में हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।